गणनम झबै घड़दश जबगड़दश खप च ट त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो आज की कक्षा में कोई माहेश्वर सूत्र, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कोई कंठस्थ बता सकते हैं? माहेश्वराणी सूत्राणी कंठस्थ बता सकते हैं, बाकी के दो देख के बोलना। अभी तक तो कंठस्थ होना चाहिए था। माहेश्वर सूत्र आपने ऑलरेडी बता दिए। माहेश्वरी सूत्राणी कंठस्थ है। बाकी सब चीज कंठस्थ नहीं। हाँ, वो सब कंठस्थ करना चाहिए क्योंकि बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, माहेश्वरी सूत्र तो कंठस्थ हो रहा है, हो गया है, पर वो उच्चारण नहीं जम रहा है ठीक से, आपके जैसे नहीं बोल पाती। तो जो अनुनासिक जो शब्द है 9 वाले, उसमें से जो 3 है उसका उच्चारण नहीं जमता, तो थोड़ा सा ट्राई करके देखो क्या। ये ठीक है, बोलिए। ठीक है अभी तक एक्चुअली आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न सब कंठस्थ होना चाहिए था एक्चुअली। जी। कर 4 हफ्ते हो गए। हाँ, अ ई उ, अ ई उ न, री ल क, ए ओ, ए ओ न, आई औ च, ह य व र ट ल न, न म न, यही पे जमता नहीं है यहाँ पे कुछ। न्यमंगणनम। यमंगनम, न्यमंगणनम। हाँ, यमंगनम, झभर्ण, घ ढ, झबई। झबई। झबय, घ ढ धश, जब गड दश, ख फ छ ठ, थ च ट तव, क प य, श स स र। इसमें भी शश सर उच्चारण का शशसर। यहाँ शकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार का भेद समझना चाहिए। उच्चारण नहीं जम रहा है, बस वही प्रॉब्लम। शशसर, शशसर हल। इसलिए वो नहीं हो रहा है। तालव्य शकार है, मूर्धन्य शकार है। शशसर। फल तो हाँ, माहेश्वरी सूत्रानी। इंडिविजुअल अक्षर का उच्चारण आप सही कर लेंगे तो जैसा है उसका उच्चारण करना है। प्रयत्न शुरू है, हम्म। बस बाकी का भी नहीं बता सकती। पाठ के ऊपर बता नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, जम नहीं रहा है। याद तो कर लेती हूँ पर जम नहीं रहा है बिना देखे। वैसे रोज रोज 3 बार उच्चारण करेंगे तो नहीं, प्रैक्टिस कुछ शुरू दिन में हो जाना चाहिए actually। फिर भी नहीं जम हाँ, रहा। आप बाकी देखिए। कोई बता सकते हैं कंठस्थ, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। कंठस्थ नहीं। जी मैं ट्राई करता हूँ उच्चारण हाँ, स्थान। हाँ, ट्राई करिए, ट्राई। अकुह विसर्जनीयानां कंठा, इचूयशानां तालु, ऋटूरशानां मूर्धा, ऋतुलशानां दंता, उपूपध्मन्यानाम् ओष्ठो, न्यमंगनानां नासिका च, यमगणनानां एदैतो नासिका च। कंठतालु ओदौतो कंठोष्टम, न्यमंगनानां नासिका च एदैतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, नासिका अनुस्वारस्य। हाँ, ये दई तो हो। हाँ, विसर्ग के साथ उच्चारण करना है। ये दई तो हो ओहो कंठतालु, कंठतालु ओदौ तो हो ओदौतो कंठोष्टम। कंठोष्टम, हाँ, वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूलस्य जीवामूली जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। मूलीयस्य जीवामूलम, हम्म। नासिका अनुस्वारस्य। हाँ, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न हुआ है कंठस्थ, मतलब थोड़ा आता है इसलिए। अ, अ, तत्र स्पृष्टम स्पर्शानाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थ, ईषद विवृतम ऊष्मानाम,
विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य प्रयोगे ह्रस्वस्य प्रयोगे संवृतानां, और लास्ट वाला नहीं पता चला प्रभु जी, वो प्रक्रिया समझ नहीं। दशायां तु विवृतमेव। क्रिया स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम्। हाँ, ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। व्याकरण के प्रक्रिया के समय ह्रस्व अवर्ण का विवृत प्रयत्न ही हम समझेंगे, पर प्रयोग में इसका प्रयत्न समृत है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न कोई कोशिश करना चाहते हैं? Sir, I can tell you. Total हाँ, Bahya Prayatna हाँ, 11 from like Hachi, no? Hachi, Swaranam 3 होता। हाँ, बताइए। अगर अनुदात्त इंग्लिश उदात्त, में कन्वीनियंट है तो इंग्लिश में भी बता सकते हैं। अनुदात्त उदात्त स्वरिता। हाँ, ठीक है। उदात्त, That is अनुदात्त, that is उदात्त स्वरित का वो सूत्र याद है आपको? उच्चै रुदात्त नीचैर अनुदात्त समाहार स्वरितः। हाँ, विसर्ग के साथ उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः 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 नीचैरनुदात्तः, वो विसर्ग को भूलना नीचैरनुदात्तः, नहीं। हाँ, समाहारः स्वरितः। समाहार स्वरितः। हाँ, ठीक है, आगे That is बताइए। from like swara and from like this one Vyanjana means Vyanjana Mahaprana, Alpa Prana. Alpa Prana means Varga, not 1, 3, 5. Each Varga, one first letter, third letter, and fifth letter. Alpa Prana, and second and seven. These 5 completed. Remaining 6 is there. These 6 divided into 2 parts. नहीं, अल्प First प्राण part is महाप्राण, like अल्प प्राण महाप्राण संपूर्ण वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और अंतस्थ वर्णों को भी अल्प प्राण होता है। अंतस्थ या राला या वा राला, they are अंतस्थास। महाप्राण शा सा शा शर्वर्ण and hal last ha letter. These 4 antastha plus ha varna, these 4 are mahaprana. वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः अंतस्थाः अल्पप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ ऊष्माणाः महाप्राणाः। द्वितीय और चतुर्थ ऊष्म वर्णों को महाप्राण। हाँ, और आगे बढ़ते। And the remaining 6 is there. These 6 divided into 2 parts. First part is closing, and second part is the opening of the this tube. Actually, I remember like this. The closing, the tube closing means samruta. Samruta, kosha, nada. These 3 are the one part. Another part is opening of the tube. Like the opening of the tube means like vivruta, swasa, aghosha. These 3, this is the way of like division 3-3. Samruta, संवार नाद gosha. Samvara nada gosha in one part, and another part is vivara, aghosha, swasa in one another. Hashwan, hash means from 5th sutra to 10th sutra. That is a one part maha. That is comes under tube closing. Tube closing means it will come. Thus, ghosha will come, and as well as संवार नाद घोष nada gosha will comes under ha sha.
Hash, hash, Vyanjana, हाँ, hash. And remaining Vivara, like Vivara, Aghosha, and Swasa. These are under Khar, not exactly Khar. From second Varga, second and first and Yeah. second, plus Ushma. या कर प्रत्याहार हर्ष प्रत्याहार, संवार नाद घोष ये हर्ष के लिए, और विवार श्वास अघोष कर के लिए। विवार श्वास अघोषाः करः, संवार नाद घोष, संवार नाद संवार अघोष श्वासः हर्षः। सो उस वाक्यों को मैं ये जो डॉक्यूमेंट भेजा था, उस डॉक्यूमेंट में उसी पैटर्न में रिसाइट द जो सेंटेंसेस को रोज 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो आपको आत्मसात हो जाएगा। Yes, और जो दैट ऑडियो फाइल आल्सो है सेंट, ऑडियो फाइल को एक बार सुनेंगे तो आपका उच्चारण भी करेक्ट कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्र ये ऑडियो फाइल में भेजा हूँ, हाँ उसको भी सुन के उच्चारण करेक्ट कर सकते। ठीक है, कोई हाँ पिछले हफ्ते हमने ये जो सूत्र पढ़े थे उसका संक्षेप में कोई अर्थ बता सकते हैं? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, आप क्या समझे हैं उसके? का सवर्ण दीर्घ ऐसे करना होता है। जो जो सवर्ण संज्ञा है, स्वर है, उससे जो शब्द, जैसे आपने प्रत्येक का एक अनुभव ये दिया था एग्जाम्पल, कि वो कैसे आई डोंट नो, मैंने इट इज सेम संज्ञा का संधि होता है। सो ई फिर रू एंड ली, रू एंड ल is something which is savarna but yet not no, they are not savarna but yet they can be, उसमें संधि हो सकता है। एक्सेप्शन वाला एक बताया था, बाकी नहीं। र और लकार के बीच में ऋकार और लकार का उच्चारण स्थान भिन्न है, पर फिर भी इनको सवर्ण मानना चाहिए। ऋकार का उच्चारण स्थान ऋटुरसाणाम मूर्धा, मृदुलसाणाम दंताः, इन दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न है, पर फिर भी इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। वो मैं बताया था, वो तो उसके पहले बताया था। और येकार और आयकार के बीच में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है, पर फिर भी इन दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं है, येकार और आयकार के बीच में और वोकार और अवकार के बीच में। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, पिछले क्लास में जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, ये सूत्र हमने विस्तार से देखा, इसका अर्थ आप कोई बताइए, आप क्या समझे इसका? प्रभु जी, अन और उदित जो है उनका सवर्ण होता है, और अन में जो न है वो लेटर अन है, और चा अप्रत्यय का मतलब है कि अन में विधि पूर्वक करते हैं, और उदित में विधि पूर्वक नहीं है, मतलब ये था ओवरऑल में। हाँ, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, इसमें इस सूत्र का 2 भाग है अर्थ में। अविधीयमान अण, अविधीयमान अण से सवर्ण का ग्रहण होता है, और उदित विधीयमान हो या अविधीयमान हो, दोनों केस में इनमें सवर्ण का ग्रहण कर सकते हैं। सो अविधीयमान अण, अविधीयमान मतलब क्या है? अविधीयमान मतलब आदेश रूप में, आदेश रूप में न कहा हुआ हो, दैट विच इज नॉट एन आदेश, आदेश रूपेण न उक्तः। अविधीयमान अण, अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार में जो नकार है द्वितीय नकार है,
सो अविद्यमान अण से सवर्ण का ग्रहण होता है। इसका उदाहरण हमने इको एनर्जी सूत्र का एप्लीकेशन में हमने देखा। इको एनर्जी सूत्र में ह्रस्व इकार के बाद अकार आएगा तो भी इको एनर्जी का एप्लीकेशन होता है। दीर्घ इकार के बाद अकार आएगा तो भी इको एनर्जी का सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इकह इकह यण अची, इस सूत्र में इकह ये स्थानी है। स्थानी मतलब अविद्यमान है, और इक अण प्रत्याहार के अंदर है। इसके वजह से इससे हम सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए दीर्घ इकार के बाद भी अकार आएगा तो हम इस सूत्र का अप्लाई करके यण आदेश उधर लगा सकते हैं। तो अविद्यमान अण मतलब अविद्यमान मतलब स्थानी या निमित्त आदेश रूप से ना कहा हुआ हो, मतलब स्थानीय या निमित्त दोनों में जो अण प्रत्याहार के अंदर अगर होगा तो उससे सवर्ण का ग्रहण कर सकते हैं। तो सवर्ण 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 का सूत्र भी हमने पढ़े थे। सवर्ण का सूत्र किसी को याद है? सवर्ण मतलब क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। हाँ, इसका अर्थ क्या है? हेलो, हाँ, इसका अर्थ क्या है सूत्र का? आपने सूत्र तुल्य सही बोला है। Tulya means the equal. Asya means like from the mouth. Prayatna. Prayatna. Asya prayatna savarna. Asya means from the face. जिन दो वर्णों उच्चारण। के उच्चारण उच्चारण। स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा तो उन दोनों वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा। Two वर्णस having the उच्चारण स्थान and the आभ्यंतर प्रयत्न, if they are same, they are savarnas towards each other. तो अविद्यमान अण से सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। अविद्यमान अण आदेश रूप में से न उक्त हो ऐसा अण में सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। और उदित, उदित मतलब क्या है? उदित मतलब यस्मिन् उकारः इत्संज्ञकः अस्ति, जिसमें उकार का इत्संज्ञा होता है। उकार का इत्संज्ञा कब होता है? जब उकार का अनुनासिक होता है उस समय उकार का इत्संज्ञा होता है। उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश में अनुनासिक अच का इत्संज्ञा होती है। तो सो उदित इंडिकेट्स कु चु टू तू पु, उकार विथ अनुनासिक उकार, कु चु टू तू पु। काफी किताबों में आप देखेंगे कु चु टू तू पु, उधर अनुनासिक चिन्ह नहीं रहेगा, but it is understood that anunasika chinna is there, because many times anunasika chinna is not explicitly mentioned in certain व्याकरण books, पर it is understood उसके अंदर अनुनासिक चिन्ह है, हमको समझना चाहिए। कुचू टू टू। तो उदित मतलब जिसमें उकार का इत्संज्ञा है उसको उदित कहते हैं। तो कुचू टू टू पू, कुचू टू टू पू, ये पांचों में उकार का इत्संज्ञा है। सो उदित शब्द से उदित 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 से भी हम सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कु मतलब कु से ख वर्ग के सभी पांचों वर्ण, ख वर्ग के पांचों वर्ण ये सब आपस में सवर्ण, इनका सवर्ण संज्ञा होती है। सो कु से ये ख वर्ग के पांचों वर्ण को ग्रहण करना है। चू से छ वर्ग का पांचों वर्ण का ग्रहण करना चाहिए। सिमिलरली टू तू पू, इनसे उस वर्ग के पांचों वर्णों का ग्रहण करना चाहिए। तो ये अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, इस सूत्र का अर्थ है। तो इस सूत्र का थोड़ा अगर अच्छे से रिवाइज कीजिए हर एक कक्षा में, उस सूत्र को आप अच्छी तरह से समझने के लिए एक्सरसाइज भी हम दे रहे हैं, उस एक्सरसाइज को आपको करना है।
एक्सरसाइज को करेंगे तो उस सूत्र का अर्थ और आपके मन में और दृढ़ता से बैठ जाएगा। अभी आगे जाते हैं। सर एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछिए। वो ही जो अनुदित वाला आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उसमें रू लू उसके बारे में लिखा है रुकार त्रिंशत एवं लुकार अपि। वो त्रिंशत नहीं होगा ना सर? प्रभु जी 36 होगा ना? त्रिंशत होगा ना? नहीं, त्रिंशत। कैसे? उधर देखिए, जो दिया है 18 होता है, रू 18 एंड लू 18, तो 36 नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऋकार No. का 18 भेद है, लिकार का 12 भेद है। हम थोड़ा आपको रिवाइज करना चाहिए। लिकार में ह्रस्व लकार नहीं है सर, लिकार में दीर्घ दीर्घ नहीं है, ठीक है। ह्रस्व और प्लुत ही है, इसलिए लिकार का 12 भेद ही है। ओके। हाँ, उसके पहले उसके कक्षा का एक बाद बार रिवाइज 12 एंड कीजिए। 18 इज त्रिंशत। हाँ, 18 + 12 = 30। ओके। लिकार का 12 भेद ही है, लिकार का दीर्घ नहीं है, इसीलिए ह्रस्व और प्लुतक ही है, इसलिए लिकार का 12 भेद ही है। ऋकार का 18 भेद है, हम्म। इसलिए ऋकार और लिकार टोटली ये 30 वर्णों के ओके। बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। होती उसी है, तरह यस। ऐच येच प्रत्याहार के वर्ण के अंदर जो 4 वर्ण है, उनका भी 12 भेद ही है, क्योंकि उनका द्वादश ह्रस्व ह्रस्व नहीं है। रसवन है, यस। हम्म। वो फर्स्ट वाला सूत्र कहाँ है सर? आपने जो अभी पूछा प्रभु जी की, वो तालव्य कुछ तो भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद अनुदित सवर्णस्य तुल्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसके पहले कक्षा हाँ में हम पढ़े थे। हाँ, वही, दैट्स करेक्ट। आई उसके थॉट इन पहले दिस कक्षा में। डॉक्यूमेंट वी डिड हाँ नॉट हैव। या, हाँ, आई थैंक यू थिंक प्रभु जी। लास्ट सैटरडे थी, लास्ट सैटरडे यस या यस। उसके पहले। क्षम्यतां महोदय, हाँ the Kuchu, Tupu, all of them they have Chandrabindu on top. हाँ, यस। धन्यवाद महोदय। And why it is called cha pratyay, ku, chu, tu? It is u, no? U, which is its sangya. But there is a table that says it is anudit savarnasya cha pratyay. अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अप्रत्ययः मतलब अविधीयमान। अविधीयमान अण से हम सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं, और उदित से ये विधीयमान या अविधीयमान दोनों केस में इसमें सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब उदित शब्द, उदित कुचु टू पु, ये आदेश आदेश हो या नहीं आदेश ना हो, दोनों केस में सवर्ण को इसमें ग्रहण होता है। I ठीक did है। not understand that cha pratyay means what. अप्रत्यय, इस सूत्र में प्रत्यय मतलब क्या है? विधीयमान। प्रत्यय मतलब इस सूत्र में अर्थ है विधीयमान। विधीयमान मतलब आदेश रूप में कहा हुआ हो, आदेश रूपेण उक्तः। अप्रत्यय मतलब आदेश रूपेण न उक्तः, यही इसका अर्थ है। नॉर्मली प्रत्यय का मतलब क्या है? नॉर्मली प्रत्यय का अर्थ जो प्रकृति से जो जोड़ते हैं, द सफिक्स, दैट इज द प्रत्यय। पर इस सूत्र में प्रत्यय है मतलब विधीयमान है। विधीयमान है मतलब आदेश रूपेण उक्त है। आदेश मतलब क्या है? जो स्थानीय के जगह में आके बैठते हैं उसको आदेश कहते हैं। शत्रुवत आदेश है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आपको, आप म्यूट में है। What I understood, that word is compound. Cha apratyay ऐसा. No, pratyay, I'm giving a simple meaning. प्रत्ययः means विधीयमानः। विधीयमानः मतलब क्या है? आदेश रूपेण उक्तः, that which is mentioned as an आदेश।
Adesha means what? Takes Adesha is place that of which sthani. comes and replaces the sthani. That is Adesha. So Pratyaha matlab that which is mentioned as an Adesha. Apratyaha means opposite of that. That which is not mentioned as an Adesha. So So in anu, every rule, there is an sthani is there is a nimitta is there, and there is a adesha is there. yes. So avidyamana will refer to the sthani and the nimitta. So that's what apratyaya means. It will refer to the sthani and the nimitta. तो अगर वो स्थानी और निमित्त वो अण प्रत्याहार के अंदर होगा तो उससे हम सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक अर्थ है. Okay. Yes. Yes. So in this pu chu tu pu tu tu, there is u which is a vidyaman, and so there can be savarna. पूछूट उदित, उदित से सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं, वो विधीयमान हो या अविधीयमान हो. दोनों केस में उदित वर्णों से सवर्ण ग्रहण कर सकते हैं. ओके. हाँ, दोनों केस में. उदित मतलब जिसमें उकार का इत्संज्ञा हो. यस. जिसमें उकार का इत्संज्ञा हो, मतलब कु छु टू तू पु. देयर सवर्ण संधि हो सकता है. संधि नहीं है, सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं. ओके. सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं. आगे जाते हैं हम. We will understand when we see the applications. तो अगला सूत्र है तपरस्तत्कालस्य. तपरस्तत्कालस्य तकारात् परः वर्णः तथा च तकारः यस्मात् परः सः वर्णः. तकार के बाद जो वर्ण है, somebody is not muted. तकारात् परः वर्णः तथा च तकारः यस्मात् परः सः वर्णः. उभौ अपि स्वकालवाचकानां सवर्णानाम् एव निर्देशं कुरुतः. Sound keeps coming. ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है. ये पहले हम सूत्र पढ़े थे, उसके बाद तुरंत ये सूत्र है. तो तपर सत्काल से सूत्र से अगर एक वर्ण के बाद तकार हो तो उस वर्ण के जो अगर वो वर्ण ह्रस्व होगा तो वो ह्रस्व के सवर्णों को ही ग्रहण करना चाहिए. दीर्घ या प्लुत का सवर्ण को नहीं ग्रहण करना चाहिए. A letter that follows or is followed by takara represents only those savarnas which require the same time for pronunciation as that letter. अगर मैं अत कहता हूं, अत कहता हूं तो आकार के बाद ये तकार है. तो इसीलिए इस आकार नॉर्मली आकार का 18 सवर्ण है. आकार का 18 सवर्ण है. देयर आर 18 सवर्णस ऑफ आकार. पर आकार के बाद जब तकार कहूंगा, जो आकार का जो ह्रस्व के सवर्ण, आकार के ह्रस्व का 6 भेद है, उसको ही ग्रहण करना चाहिए. दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं करना चाहिए. अगर मैं आत कहता हूं तो ये तकार दीर्घ आकार के बाद है. तो इसीलिए जो दीर्घ आकार का जो 6 सवर्ण है, दीर्घ आकार का जो 6 सवर्ण है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद और अनुनासिक अनुनासिक भेद, वो ये 6 सवर्णों को ही ग्रहण करना चाहिए.
उसमें ह्रस्व और प्लुतों का जो बाकी जो 12 सवर्ण उसका ग्रहण नहीं होगा। प्रभु जी अब नहीं अगर समझे, एग्जाम्पल को क्या होगा? आकार का कितना सवर्ण है? आकार का आकार का 18 है। 18 है। आकार नॉर्मली आकार से 18 सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के सूत्र से। हम्म अविधीयमान अण से, अविधीयमान अण के अंदर आकार है, उससे आकार का सभी सवर्णों का ग्रहण होगा। हम्म पर अगर अत में कहता हूं, इफ ऐसे अत, जो ह्रस्व आकार के जो 6 सवर्ण उसको ही ग्रहण करना चाहिए। ओके, फिर दीर्घ का क्या होगा? दीर्घ और प्लुत का उसका सवर्ण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ओके, आत कहता हूं तो आकार का ही सवर्ण का ग्रहण करना चाहिए। जो दीर्घ आकार का जो 6 सवर्ण, उदात्त ओ अनुदात्त यस, स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से जो सवर्ण है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यस यस, और सो तकारात् परः वर्णः तथा च तकारः यस्मात् परः सः वर्ण। तो तकार जिस वर्ण के बाद हो, या तकार के बाद जो वर्ण है, तकार के बाद जो वर्ण है, उनको भी वो जिन मात्रा में है उन मात्राओं के वर्णों को ही, उन मात्राओं के वर्णों के सवर्णों को ही ग्रहण करना चाहिए। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सो ये सूत्र है तपरस्तत्कालस्य, ये नियम सूत्र है। ये सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। इस सूत्र से जो अर्थ हम समझे हैं, उस इट इज रेस्ट्रिक्टिंग द यूसेज ऑफ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। सो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है इति सूत्रेण अविधीयमानः अणुवर्णः सवर्ण ग्रहणम करोति। इस सूत्र से अविधीयमान, अविधीयमान मतलब आदेश रूपेण न उक्त है, अविधीयमान अणु से सवर्ण ग्रहण होता है। पर एतादृशस्य सवर्ण ग्रहणस्य विशिष्टासु अवस्थासु नियमनं कर्तुं प्रकृत सूत्रम निर्मितम अस्ति। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, इस सूत्र से जो सवर्ण ग्रहण का कुछ विशेष सिचुएशन में, विशेष अवस्था में ये सूत्र उसका रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रकृत सूत्रम नियमन कर रहा है। हाँ। तो नियमन करने का क्या कंडीशन है? यदि अविधीयमानात् अणुवर्णात् पूर्वम उत परम अव्यवहितः तकारः वर्तते, वो अविधीयमान अण के बाद, अविधीयमान अण के बाद या अविधीयमान अण के पहले तकार होगा, तो अविधीयमान अण के बाद या अविधीयमान अण के पहले तकार होगा, वो तो वो केवलम तादृशाणां सवर्णानाम एव ग्रहणं करोति। तर्हि सः अणुवर्णः केवलं तादृशाणां सवर्णम् एव ग्रहणं करोति येषाम् उच्चारणकालः तस्य वर्णस्य उच्चारणकाल सदृशः वर्तते। तो अविधीयमान अण के पहले या बाद में तकार होगा, तो वो जो अविधीयमान अण का उच्चारण जिस उच्चारण काल में हो, ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आकार हो, तो उस ह्रस्व आकार के सवर्णों को ही ग्रहण करना चाहिए, या दीर्घ इकार का सवर्णों को ही ग्रहण करना चाहिए। नॉर्मली इकार का 18 सवर्ण है, तो अगर वो इकार अविधीयमान होगा तो उस इकार से हम इकार के 18 सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं। पर अगर सूत्र में इत कहा हुआ है, अब वो अविधीयमान हो, तो इत से हम वो ह्रस्व इकार के जो 6 भेद है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ है। इसका 2 एप्लीकेशन देखते हैं। ये सूत्र अदेंग गुण है, अदेंग गुण है, ये संज्ञा सूत्र है। अदेंग गुण है, पहले सूत्र को समझने के लिए आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? अत येंग गुण है, अत येंग गुण है।
तो गुणः नॉर्मली भाषा में गुणः मतलब क्वालिटी, पर व्याकरण के अंदर गुण एक विशेष संज्ञा होती है। गुण का एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड, इट इज नॉट द नॉर्मल मीनिंग विच वी सी इन द हमारे व्यवहार में जो गुण शब्द का अर्थ होता है वो व्याकरण के अंदर नहीं है। ये व्याकरण के अंदर विशिष्ट विशेष संज्ञा है, टेक्निकल टर्म। गुण शब्द से इसे क्या इंडिकेट करते हैं, क्या निर्देश करते हैं? अत येंग। तो इधर तकार है, इधर जो तकार है अदेंग गुण है, ये जो तकार है ये अकार के बाद है, और इस तकार के बाद येंग प्रत्याहार है। इसलिए अदेंग गुण से क्या होगा? क्या इंडिकेट? अदेंग गुण रिप्रेजेंट्स ओनली ह्रस्व आकार। ह्रस्व आकार मतलब ह्रस्व आकार का बाकी छह भेद भी, छह भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद, वो भी दैट्स आल्सो इंक्लूडेड। बट अत से ओनली ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और प्लुत आकार इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और तकार के बाद येंग प्रत्याहार के वर्ण है। तो ये जो अदेंग है ये अविधीयमान है, इट इज नॉट मेंशन्ड एज एन आदेश। अविधीयमान अण से हम सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। ये जो अदेंग है इट इज नॉट कमिंग एज एन आदेश ऑन समथिंग, ये अविधीयमान है। पर ये अविधीयमान, नॉर्मली अविधीयमान अण, और ये जो अकार अण प्रत्याहार के अंदर आ रहा है, और येंग प्रत्याहार अण प्रत्याहार के अंदर आ रहा है। सो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। इस सूत्र के अनुसार येंग प्रत्याहार के सभी सवर्णों का, एकार का सभी सवर्णों को ग्रहण करना चाहिए, ऐकार का सभी सवर्णों को ग्रहण करना चाहिए, ओकार और औकार का सभी सवर्णों का ग्रहण करना चाहिए। पर इस सूत्र में अदेंग गुण है, तपर किया हुआ है, इसलिए तपर किया हुआ है, इसलिए तकार के बाद येंग प्रत्याहार आया है। इसलिए येंग प्रत्याहार में जो एकार ऐकार ओकार औकार उनके जो समान उच्चारण स्थान, मतलब एकार के प्लुतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐकार के प्लुतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ओकार औकार का प्लुतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल वो दीर्घ एकार, दीर्घ ऐकार, दीर्घ ओकार, दीर्घ औकार उनको ही ग्रहण करना चाहिए। सो तपर सत्कालस्य का एप्लीकेशन सूत्र अदेंग गुण। So guna matlab basically it indicates only the three letters a, ye and wo. a, ye और वो इसको गुना कहते हैं। कुछ आ के अंदर जो ह्रस्व आकार के सवर्ण आर आल्सो इंक्लूडेड। सिमिलरली ये के अंदर जो दीर्घ एकार के सवर्ण आर आल्सो इंक्लूडेड। सो गुना, गुना इस व्याकरण विशिष्ट संज्ञा। गुना मतलब अदेंग गुण है। तो जैसे मैं एक सूत्र को पढ़ा रहा हूं, इस कक्षा के बाद आपको कंठस्थ करना ही है। इसके ऊपर कुछ अगले कक्षा में मैं अगर पूछता हूं गुणा मतलब क्या है, आपको तुरंत ये सूत्र को बताना चाहिए, अदेंग गुणा है। मतलब हमारे पारंपरिक पद्धति में जो विद्या का ये है, विद्या मतलब जब मैं प्रश्न पूछता हूं तुरंत आपके कंठ से उसका उत्तर आना चाहिए। इसलिए कंठस्थ, कंठस्थ मतलब क्या है? कंठ में उसको जो उत्तर होना चाहिए, वी हैव टू मेमोराइज दैट। हमारे पारंपरिक शिक्षा पद्धति में कंठस्थ करने का महत्वपूर्ण काफी महत्वपूर्ण दिया गया है। अदेंग गुण है सूत्र में, इसको कंठस्थ करने में ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं होता है। अदेंग गुण ओनली टू शब्द सर्द। और इसका दूसरा एप्लीकेशन देखिए, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच ये अष्टाध्याय के सबसे पहला सूत्र। प्रभु जी एक ही डाउट था, वो हाँ अत में एंग में सिर्फ रस्व लेना है, अत में भी सिर्फ रस्व ही लेना है? हाँ,
अत में ह्रस्व लेना है। येंग में, येंग के अंदर क्या क्या वर्ण आता है? ए वो आई औच, हाँ, ए वो ये वो आई औ, आई औ, इन औ, इन चारों वर्णों का ह्रस्व है ही नहीं। दीर्घ दीर्घ, दीर्घ और प्लुत दोनों ही है only इन but चारों। here in this sutra only dirgha we have to take. हाँ, वी हैव टू टेक ओनली दीर्घ, पर इन चारों वर्णों का ह्रस्व है ही नहीं, ह्रस्व अभावात। हाँ, इसलिए इनका दीर्घ ही लेना चाहिए। ओके। सो गुण मतलब ये तीन वर्ण, अ ये वो। कौन सा सूत्र? अदें गुण है। सो वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच अष्टाध्यायी के पहला सूत्र, अदें गुण है अष्टाध्यायी के दूसरा सूत्र। सो इस वृद्धिरादेच सूत्र से वृद्धि संज्ञा, तो नॉर्मली व्यवहार में वृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ऐसा मीनिंग है। पर इस व्याकरण के अंदर वृद्धि एक टेक्निकल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द। तो वृद्धि का अर्थ क्या है? आदैच, आदैच संधि विच्छेद करेंगे तो आत ऐच। सो आत ऐच, तो ये जो आदैच है ये अविद्यमान है। हाँ, अविद्यमान है, अविद्यमान। सो ये अण प्रत्याहार के अंदर है। सो नॉर्मली अविद्यमान अण से सभी सवर्णों को ग्रहण करना चाहिए, पर इधर तपर किया हुआ है, आत ऐच। तो तपर जब करते हैं, तकार के पहले जो वर्ण है, तकार के बाद में जो वर्ण है, उनको, उनका जो उच्चारण काल है, उस उच्चारण काल के वर्णों को ही लेना चाहिए। तो तकार के पहले आकार है, सो आकार, तो दीर्घ आकार को ही लेना चाहिए। ह्रस्व आकार और प्लुत आकार का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और तकार के बाद ऐच वर्ण है, तो ऐच के अंदर क्या है? आई औ, आई औ। सो आई आई औ औ, के, आई औ के दीर्घ वर्णों को ही लेना चाहिए, प्लुत वर्णों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए आत ऐच, आदेच रेफर्स टू ओनली आकार, ऐकार और औकार। सो वृद्धि रादेच, सो वृद्धि संज्ञा, वृद्धि इंडिकेट्स आ आई औ। सो गुण और वृद्धि, these are very two specific संज्ञास in the व्याकरण। ठीक है। सो तपरस्तत् कालस्य आद्गुणः वृद्धिरादेच, ये हम पढ़ लिए। तो अभी अगला देखते हैं। प्रभु जी वो एग्जाम्पल क्या, वृद्धि राधेच का? No, it is just a technical word. Vriddhi means a, I, au. But how will we use in Yeah, the in the sutras we will be using it. हाँ, it will see the example. Whenever the, अगर सूत्र में गुण या वृद्धि ऐसा कहा होगा तो गुण इंडिकेट द 3 letters, वृद्धि इंडिकेट 3 letters। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो अगला हम और भी कुछ संज्ञाओं का, संज्ञा सूत्र को अध्ययन करेंगे। संहिता, संयोग और पदम। सो परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। से संहिता इज अ पर्टिकुलर संज्ञा, ये भी एक संज्ञा सूत्र है। संहिता इज अ पारिभाषिक शब्द। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णों के अतिशयित सन्निधि, अतिशयित सन्निधि, दैट मीन्स द एक्सट्रीम क्लोजनेस ऑफ द लेटर्स। सो मैं जब सूत्रों का अर्थ बताने के समय आप आपकी भाषा में
नोट्स भी लिख सकते हैं। द एक्सट्रीम क्लोजनेस ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड संहिता। अतिशयित सन्निधि, सन्निधि मतलब क्लोजनेस, अतिशयित, तो अतिशयित सन्निधि को संहिता कहते हैं। ये एक संज्ञा सूत्र है। सन्निधि मतलब सामीप्यम। हाँ, इधर देखिए फलम शब्द है। फलम शब्द में पहले सबसे पहले मैं बताया था अणुपूर्वी। एक शब्द का अणुपूर्वी मतलब क्या है? उस शब्द में जो वर्ण है उसको लिखना है इन सेम ऑर्डर। फलम मतलब क्या है? पकार, पकारः, पकारोत्तर अकारः, अकारोत्तर लकारः, लकारोत्तर अकारः, अकारोत्तर मकारः। इसको ही अणुपूर्वी कहते हैं। तो इसमें देखिए पकार और अकार के बीच में संहिता है। संहिता है। अकार और लकार के बीच में संहिता है। सब पलम के उच्चारण करने के समय प को उच्चारण करने के बाद तो कुछ गैप छोड़ के उसके बाद आकार को उच्चारण नहीं करते हैं। प, अ, ल, ऐसा नहीं उच्चारण करते हैं। हम डायरेक्टली उच्चारण करते हैं फलम। सो ये एक फलम ऐसा डायरेक्टली कुछ गैप बिना छोड़ के उच्चारण करते हैं। तो पकार और आकार के बीच में संहिता है। अकार और लकार के बीच में संहिता है। लकार और आकार के बीच में संहिता है। सो हाँ, अगर पलम कादती ऐसा मैं बोल रहा हूं, पलम कादती में इधर दो पद है। पलम एक पद है, दूसरा कादती एक पद है। इसको मैं बिना गैप छोड़ के मैं बोल सकता हूं पलम कादती। तो पलम कादती के बीच में एक मिनिमम आधा मात्रा का गैप होता है, वो दैट इज अ नेचुरल गैप। पर अगर वो आधा मात्रा से ज्यादा अगर गैप छोड़ के मैं बोलूंगा तो पलम कादती, मतलब जो आधा मात्रा से ज्यादा गैप छोड़ के मैं बोल रहा हूं। सो अगर उस समय उधर संहिता नहीं है। अगर नॉर्मल जो स्वाभाविक जो आधा मात्रा का गैप होता है उतना ही छोड़ के मैं बोल रहा हूं, जो नॉर्मली मैं बोलता हूं पलम कादती, तो उस समय संहिता है। पर आधा मात्रा से ज्यादा गैप छोड़ के बोलूंगा तो उधर संहिता नहीं है। क्योंकि द टू मकार और ककार के बीच में संहिता मतलब दो वर्णों के बीच में। कौन सा दो वर्णों के बीच में बोल रहा हूं? पलम के जो अंतिम वर्ण और कादती का पहले वर्ण, इन दोनों के बीच में जब मैं आधा मात्रा से ज्यादा गैप छोड़ के बोलूंगा तो इन दोनों के बीच में संहिता नहीं है। पर कादती, ये कादती बोलने के समय आपको हमेशा गैप छोड़ के आप हमेशा गैप छोड़ के बोलना नहीं चाहिए। कादती बोलने के समय का के बाद आधा मात्रा से ज्यादा गैप छोड़ के दकार को बोल नहीं सकते। यू हैव टू से डायरेक्टली कादती, ऐसा डायरेक्टली आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो एक पद के अंदर संहिता हमेशा रहेगा। एक पद के अंदर संहिता हमेशा रहेगा। पर दो पदों के बीच में एक वक्ता के विवक्षा के अनुसार, वक्ता के इच्छा के अनुसार संहिता हो सकता है या संहिता नहीं हो सकता है। दो पदों के बीच में अगर एक वक्ता आधा मात्रा से ज्यादा गैप छोड़ के बोलना चाहते हैं तो उधर दो पदों के बीच में संहिता नहीं होगा। पर एक पद के अंदर आपको कुछ चॉइस नहीं है, आपको हमेशा बिना गैप छोड़ के बोलना ही है। इसलिए एक पद के अंदर हमेशा संहिता रहेगा। पर दो पदों के बीच में वक्ता के इच्छा के अनुसार संहिता हो सकता है या संहिता नहीं हो सकता है। हाँ, तो संहिता मतलब परसन्निकर्षक संहिता, द एक्सट्रीम क्लोजनेस ऑफ द लेटर्स, उसको ही संहिता कहते हैं। तो ये एक संज्ञा है। उसके बाद दूसरा संज्ञा है
हलोनन्तराः संयोगः, हलोनन्तराः संयोगः, इधर से संयोग नाम के एक संज्ञा है। संयोग संज्ञा इसका अर्थ क्या है? दो हल के बीच में दूसरा कुछ अचुवर्ण नहीं होगा तो उस हल के बीच में संयोग है, ऐसा समझना चाहिए। हल मतलब क्या है? व्यंजन। दो हल के बीच में दूसरा कुछ अचुवर्ण, दूसरा स्वर्ण नहीं हो, दूसरा स्वर्ण नहीं होगा तो उस हलों के बीच में संयोग है। अच्भिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अव्यवहिताः मतलब विदाउट एनी गैप। अच्भिः अव्यवहिताः हलः, between two व्यंजनस, if there is no swara, then between वो दो हल, वो व्यंजन के बीच में संयोग संज्ञा है। ये भी एक संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र से संयोग नाम के संज्ञा क्या है उसका अर्थ बताया गया है। तो उदाहरण देखिए, कृष्ण शब्द, इसका अणुपूर्वी ककारः, ऋकारः, षकारः, नकारः और अकार। इधर देखिए, ककार और षकार, इसके बीच में संयोग है क्या? इसके बीच में संयोग नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक स्वर है, इसलिए इसके बीच में संयोग नहीं है। पर षकार और नकार, इसके बीच में संयोग है, क्योंकि इसके बीच में स्वर नहीं है। इट्स वेरी सिंपल मीनिंग, दो हलों के बीच में स्वर नहीं होगा तो उधर संयोग है। और तीसरा संज्ञा सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। सुप अंतम तिंग अंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुपंतम सुप्तिंग अंतम, सुप मतलब सुप इंडिकेट्स, मैं दूसरा कक्षा में बताया था, प्रातिपदिक से कौन कौन सा प्रत्यय हम जोड़ते हैं और धातु से कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं। सो प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो सुप इज अ प्रत्याहार। So Pratyahara concept is not only used only within the Maheshwara Sutra, पर प्रत्याहार कंसेप्ट को ये सुप प्रत्यय इसमें भी उपयोग कर सकते हैं। तो सुप के अंदर 21 प्रत्यय है। 21 प्रत्यय क्या है? एक मिनट आपको दिखाता हूं। Four 1 2 sir. 4 1 2. 412 4 1 2. Sup. 3 4 7 8 thing. Yes, that's what I. ये देखिए, सु औजस, औटशस, टाभ्याम बिस, ङेभ्याम ब्यस, नसिभ्याम ब्यस, नस ओस आम, नी ओस सुप। तो सु से सु प्रथम फर्स्ट प्रत्यय है, सुप आखिरी प्रत्यय है। जब मैं सुप कहता हूं, प्रथम प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? सु। आखिरी प्रत्यय का लास्ट वर्ण क्या है? पकार। तो व्हेन आई से सुप के अंदर ये जो 21 प्रत्यय आ जाता है। सुप इज अ प्रत्याहार। आपको देयर इज अ पर्टिकुलर प्रत्यय सुप, दैट इज द लास्ट प्रत्यय, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ सुप। बट इस सूत्र में सुप्तिंगंतम पदम, इस सूत्र में जो सुप है, ये जो सुप है प्रत्याहार है। ये सुप प्रत्याहार के अंदर सु प्रत्यय से लेके ये जो अंतिम सुप प्रत्यय तक, ये जो 21 प्रत्यय सुप के अंदर आ जाता है। ये सुप प्रत्यय को, ये 21 प्रत्ययों को प्रातिपदिक से जोड़ते हैं। तो प्रातिपदिक से जोड़ते हम पद बनाएंगे, उसको ही सुबंत कहते हैं। सुबंत को, इसको पद संज्ञा इस सूत्र से होता है। सुबंत, दैट मीन्स
जिसके अंत में सुप है, जिसके अंत में सुप है मतलब जिसके अंत में ये जो 21 प्रत्यय है, वो जो कंबाइंड शब्द, उसको पद संज्ञा मिलती है। उस पदों को ही हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और तिंगंतम, तिंगंतम मतलब तिंग के अंदर क्या है, तिंग के अंदर 18 प्रत्यय है। हाँ, तिंग के अंदर जो 18 प्रत्यय है, क्या क्या प्रत्यय है? जो लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय आता है, तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस त आताम ज तास आताम द्वम इड वही मह। ये जो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, इसको भी वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू कंठस्थ करना है। ऑफकोर्स जैसे आपको प्रैक्टिस करते करते कंठस्थ हो जाएगा, पर ये सब आप एटलीस्ट सेपरेटली आप लिख के रख सकते हैं। तो तिप्तस जी सिप्तस, तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रत्यय तिप में ती से शुरू होता है। आखिरी प्रत्यय का आखिरी वर्ण क्या है? नकार है। सो तिंग, मैं जब तिंग बोलता हूं, तिंग के अंदर ये जो 18 प्रत्यय आ जाते हैं। तो तिंगंतम मतलब क्या है? जिसके अंत में तिंग प्रत्यय है, उसको पद संज्ञा मिलती है। तो धातु से तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय जोड़ते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, सुप तिंगंतम पदम। सो ये देखिए, राम प्रातिपदिक है, उससे सुप प्रत्यय में देयर इज वन ऑफ द प्रत्यय सु, राम प्लस सु से राम है, ये शब्द बना है। राम है इस सुबंत पद, पर केवल राम एक प्रातिपदिक है, ये पद नहीं है। पट धातु है, इससे तिंग प्रत्यय, आउट ऑफ द 18 तिंग प्रत्यय, वन तिंग प्रत्यय इज एडेड, तिप प्रत्यय। उससे उसके बाद कुछ प्रक्रिया होता है, आफ्टर सम स्टेप्स पटति ऐसा रूप बनता है। तो पटति इज द पद, पर केवल पट ये धातु है, ये पद नहीं है। हसित ये प्रातिपदिक है, इसे सुप्रत्यय जोड़ के हसित है ऐसा पद बनाया हो। तो ये कृदंत, तो हसित ये, हाँ, हस धातु से कृत प्रत्यय को जोड़ के ये कृदंत प्रातिपदिक बना हुआ है। तो कृदंत प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ के हसित है ऐसा पद मिला। हनुमत ये प्रातिपदिक से सुप्रत्यय के जोड़ के हनुमान ऐसा पद बना हुआ। तो ये हनुमत शब्द ये तद्दितांत प्रातिपदिक है। हसित शब्द कृदंत प्रातिपदिक है। तद्दित इज अनदर सेट ऑफ प्रत्ययस, कृत इज अनदर सेट ऑफ प्रत्ययस। सो कृदंत प्रातिपदिक इज हस, प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ के पद बना दे। गिरीश, गिरीश ये समासांत प्रातिपदिक है, और प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ के गिरीश है ऐसा पद बना हुआ। अपी ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द से जब सुप्रत्यय को जोड़ के अपी ऐसा पद बनाए हैं। उसके बीच में जो बीच में जो स्टेप्स है उसके बारे में अभी नहीं बता रहे हैं। तो प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ेंगे, धातु से तिंग प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो कभी हमको वो पद मिलेगा। विसर्ग बनेगा और कभी नहीं बनेगा। जैसे गिरीश तो दैट इज विसर्ग बना। Yeah, all those, there are intermediate steps. Those intermediate steps we'll be learning in the future. उसको आगे हम जानेंगे। तो हमको अभी जस्ट इतना जानना है, क्या जानना है कि सुप तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। Only that much we have to understand at this time. So अभी देखिए, संमिता संयोगः पदम च, परसन्निकर्षः संमिता, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संमिता संज्ञः स्यात्। वर्णों के अतिशयित सामीप्य, इसको संमिता संज्ञा होता है। संयोग मतलब दो हल के बीच में अच ना हो, उसको संयोग कहते हैं।
और सुबंत तिङंत को पद कहते हैं। सो दिस अ स्मॉल गृह कार्य। एतेषु पदेषु संयोगः अस्ति वा, अस्ति चेत कयोः। इस पदों के अंदर संयोग है क्या? संयोग होगा तो किधर संयोग है, कौन सा वर्णों के बीच में संयोग है? श्री राम है, इधर संयोग है क्या? कोई बताइए। श्री राम है, Shri is there. Shakara, Sany- Refa. सं- Shakara, आपको Refa. हाँ, Sanyoga. Shakara, Refa, Ikara, Refa, Akara, Makara, Akara, Visarga. Anupurvi. yeah, I am asking what my question is that इस शब्द में संयोग है क्या, यस और नो? और दूसरा Yes. आंसर, संयोग है तो कौन सा वर्णों के बीच में संयोग है? तो इतना Shakara, Refa. The first two, Shakara and Refa, these two actually Samyoga. हाँ, Samyoga. बिटवीन दीज टू लेटर्स शकार और रेफ संयोग है। तालव्य Samyoga. शकार और There is रेफ no के agitator in between. बीच में संयोग है। सही है। हाँ, Samyoga. दाशरथि ही, इस शब्द में संयोग है क्या? नो नहीं है प्रभु जी। नहीं है। No. लक्ष्मण है, इसमें बताइए। Is there. Yes. Shakara, Shakara. Shakara, Shakara. Sanni is there. इसमें कितने संयोग है? प्रभु जी दाशरथी नहीं समझे। Ishanma. संयोग आपने समझा क्या? It and ma. दाशरथि ही शब्द में संयोग मतलब क्या है? दो हल के बीच में दूसरा कुछ अच नहीं होना चाहिए। दाशरथि शब्द में कोई भी दोनों हल लीजिए, उसके बीच में अच होगा, इसीलिए इसमें संयोग नहीं है। दकार और शकार के बीच में आकार है, इसलिए इधर संयोग नहीं है। शकार और रेफ के बीच में आकार है, इसलिए संयोग नहीं है। रेफ और तकार के बीच में इकार है, इसलिए इधर भी संयोग नहीं है। लक्ष्मण में ककार और शकार इसके बीच में संयोग है, और शकार और मकार ये दोनों के बीच में संयोग है। दो संयोग है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। श्री राम में तो सर संयोग है ही नहीं ना, बीच में हमेशा देयर इज श्री पहला वर्ण क्या है? श्री पहला वर्ण इस शकार और रकार का रकार संयोग है। हाँ, शकार और रेफ के बीच में संयोग नहीं है। दैट इज द फर्स्ट वर्ण, द वेरी फर्स्ट वर्ण। संयोग नहीं है, संयोग है। हाँ, है। शकार और रेफ के बीच में अच नहीं है, इसलिए इधर संयोग है। हाँ, पर बाकी आगे नहीं, आगे नहीं है। ओके, यस यस, गॉट इट। तो इस तरफ आपको देयर आर सम होमवर्क। सो एतेषु कानि पदानि वदामि, वदामि is a pada, kru is only a dhatu, so it is not a pada. Kru is only a dhatu, it is not a pada. Evam is a because isko at this stage you may not be able to answer this question because you are not familiar with the bhasha so much. Evam is a avyaya, it is a pada. So it's a small graha karya. Eteshu padeshu sanyog. In that kr, ik plus ru, no? The question is that is it a pada or not? Eteshu kani padani. Are these padas or not? That is not the question here. Okay. Yes, pada. प्रभु जी is एवं धातु पद है plus प्रत्यय, so it is a pad. Vadami is a tinganta. Tinganta. Therefore it is a pada. Kru is only a dhatu, therefore it is not a pada. Evam is a subanta, therefore it is a pada. पर ये because आपको ये शब्दों से परिचित नहीं है, इसलिए you may not be able to answer immediately because एवं शब्द ये अव्यय शब्द,
सभी अव्यय. अव्यय शब्द, all the supratyas disappear and they retain the original form. तो एवं इस अव्यय शब्द ये पद ही है. वदामि, आप जब व्याकरण संभाषण कक्षा अटेंड करेंगे तो संभाषण कक्षा में हम कैसे संभाषण करना है, उसमें पदों का ज्यादा परिचय होगा, उससे आप पहचान कर सकते हैं. अहम विद्यालयम गच्छामि, ऐसा जब बोलने के समय तो अहम एक पद है, विद्यालयम एक पद है, गच्छामि एक पद है. तो ये गृह कार्य है. ये जो शब्दों में संयोग है क्या नहीं, संयोग होगा तो कौन सा वर्णों के बीच में संयोग है. हाँ, इस शब्दों में अगर एक संयोग हो सकता है, दो संयोग हो सकता है, तीन संयोग हो सकता है, तो सबको लिखना है. तो पहले आपको हर एक शब्द का आनुपूर्वी लिखना पड़ेगा. आनुपूर्वी लिख के उसके बाद संयोग के लिए आपको देखना पड़ेगा दो हलों के बीच में हल अच है क्या नहीं, उसको देख के आपको संयोग कहाँ कहाँ है उसको पहचानना पड़ेगा. ये एक्सरसाइज समझ में आया आपको? यस, Yes, समझा. यस, हाँ. वेरी मच और इंटरेस्टिंग. हाँ, एतेषु कानि पदानि, इन शब्दों में से कौन कौन सा पद है. ये ना तो नहीं इतना क्लियर है, कैसे पता, मतलब सी धातु समझ में आ गया कि धातु अलोन पठ इज नॉट पद, बट so only when you are familiar with the subanta shabdas, tinganta shabdas, then you can identify the pada. So that is why this exercise you may not be able to answer immediately, but if you are attending the Sambhashana Varga repeatedly as you progress, you can understand. Like okay. when you see that they'll be teaching different, this one Meaning Kridati. Kridati is a pad, but Patha is not a pad. And We Pitru is also understood, not but the pada. na? Pitru is also not the pada. It's a pradipadika. Pitru. Kridati is Pratipadik. No, Kridati pada. So Yeah. this Patha is exercise, not. this exercise you can see how much ever you can answer, because right now we have not introduced many padas. I have just mentioned only the Rama table. Yes. So there are आकारांत शब्दों का प्रत्यय टेबल क्या है, इकारांत शब्दों का प्रत्यय टेबल क्या है, जो सुबंत टेबल, वो सब अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ. सो इसको आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू आंसर इमीडिएटली, बट यू कैन सी दैट क्रीडति इज अ पद, रमायै इज अ पद, तत्र इज अ पद, हरि इज अ प्रातिपदिक, सीता पतिः इज अ पद, पट इज ओनली अ धातु, therefore it is not a pada. पितृ is only a pratipadika. P patishati, this is a tinganta pada. Shvaha is a pada, it's a avyaya. Manas is only a pratipadika. It is not a pada. Like that. So we are going very slowly actually, because प्रभु जी प्लीज गो स्लो. बहुत फास्ट होएगा तो no, we'll अगर आप पिछले कक्षा में जो पढ़ाया हो, आपको रिवाइज नहीं करेंगे तो खुद में रिवाइज नहीं करेंगे तो हर कक्षा में हम उसको दोबारा नहीं बोल सकते हैं. आपका होमवर्क करके आना है, नहीं तो आई विल बी गोइंग अहेड, आई विल बी गोइंग फास्ट एक्चुअली, बिकॉज अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं फास्ट जाता रहूंगा एक्चुअली. for some time, till we हर learn एक this. कक्षा को आपको रिवाइज करके आना ही है. और हर एक कक्षा में जो हम सीख रहे हैं उसको जो कंठस्थ करना है उसको कंठस्थ करना है. जैसे सुप्त, आई हैव टॉट सम सूत्र, सुप्तिंगंतम पदम, परसन्निकर्षः संहिता, हलोनंतरा संयोगः, ये सूत्रों को याद करना ही है. So at least you write down the sutras. If you even if you recite the sutras every day, because Vyakarana Shastra ka one is understanding the concept, another is that the remembrance, memorization becomes an inseparable part actually.
and many times we underestimate our own capacity to memorize, because all the time we are involved with the machines. Because all the time we are involved with the machines, we don't utilize our capacity to memorize. So therefore we underestimate our own capacity, and many times we are lazy to put effort to memorize. हम हमारे जो कंठस्थ करने का सामर्थ्य को उसको हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम काफी बार हम यंत्रों के साथ हम हमारा जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए हम हमारे जो कंठस्थ करने का सामर्थ्य को भूल चुके हैं, और हमको काफी बार हम थोड़ा आलसी बन जाते हैं, इसीलिए हम कंठस्थ नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें व्याकरण में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कंठस्थ करना आवश्यक है। ठीक है, हाँ अभी Said देखिए something. Sir, you said the split up of this contest, no? Contest कंठस्थ, कंठस्थ मतलब जो कंठ में बैठा हुआ, that which is there in the कंठ, should come out. that is situated in the कंठ. So अभी देखिए संधिषु पारिभाषिक पदानि, संहिता संयोग और पद के बारे में हम जान लिए। सो संहिता के बारे में क्यों हम बता रहे हैं? जब संहिता होता है उधर ही हम संधि कर सकते हैं। संहितायाम सत्याम एव संदेहे अवकाश है, जहां पे भी संहिता होता है उधर ही संधि कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो संहिता इज बेसिकली वर्णों के अतिशयित सामीप्य। संधि मतलब वर्ण के विकार, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स। तो वर्ण विकार 3 प्रकार से हो सकता है। एक तरीका का वर्ण विकार है लोप है, वो वर्ण लोप हो जाता है, लोप का मतलब अदर्शनम लोप है। दूसरे तरीका का वर्ण विकार है आदेश, मतलब एक वर्ण को हटा के दूसरा वर्ण आके बैठते हैं, उसको आदेश कहते हैं। और तीसरे तरीके का संधि कार्य होता है आगम। आगम मतलब स्थानी के साथ में आके दूसरा वर्ण बैठते हैं। तो संधि कार्य 3 तरीके में हो सकता है, लोप हो सकता है, आदेश हो सकता है, या आगम हो सकता है। संधि कार्य कब हो सकता है? जहां पे भी संहिता है उधर ही संधि कार्य का प्रसक्ति है, संधि कार्य हो सकता है। संहितायाम सत्याम वर्ण विकार है, तो संधि एक वर्ण कार्य है, पद कार्य नहीं है। संधि इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स, बट इट इज नॉट अ पद कार्य। उदाहरण देखिए, गृहम प्लस अस्ति। तो गृहम प्लस अस्ति, इधर मकार और अकार के बीच में संहिता है। संहिता मतलब लाइक दैट मीन्स यू आर नॉट लीविंग एक्स्ट्रा गैप, जो आधा मात्र गैप नेचुरल गैप है उसे ज्यादा अब छोड़ नहीं रहे। तो गृहम अस्ति, तो इधर मकार और अकार को केवल वर्ण मेलन करके गृहम अस्ति ऐसा लिख रहे हैं। इधर कुछ वर्ण विकार नहीं हुआ, इधर संहिता है पर फिर भी संधि करने के लिए कुछ सूत्र नहीं है, इसीलिए संधि नहीं कर रहे। संधि करने का कुछ सूत्रों का जो विधि आर नॉट सैटिस्फाइड हियर, दोस कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड, इसलिए संधि नहीं कर रहे। सो गृहम अस्ति, इधर वर्ण मेलन करके गृहम अस्ति ऐसा लिखे, तो इधर वर्ण विकार नहीं हुआ है, देयर इज नो वर्ण इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वर्ण, इधर संधि नहीं हुआ है। पर इधर देखिए गृहम प्लस गच्छ, तो इसको संधि करके क्या हुआ है? गृहम गच्छ, मकार का अनुस्वार हो गया, तो मकार का वर्ण विकार होके अनुस्वार हो गया, तो इधर संधि हुआ है।
वर्ण विकार हुआ, कौन सा सूत्र से हुआ है वो हम आगे जानेंगे। तो एटलीस्ट पहले संधि का कंसेप्ट हमको जानना है। सो गृहम गच्छ, गृहम गच्छ ऐसा मकार का अनुस्वार हुआ। तो इसमें देखिए तो मकार और गकार के बीच में संहिता था, और इस संहिता में कुछ संधि सूत्र को उपयोग करके उस मकार को हम अनुस्वार बना दिए, गृहम गच्छ ऐसा। और संधि एक वर्ण कार्य है, पद कार्य नहीं है। तो एक पद के अंदर जैसे पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह, एक पद के अंदर संधि होके पावक है ऐसा हुआ। कुरु प्लस अंति संधि होके कुरुवंती हुआ है। पौ प्लस अकह, औकार का आव आदेश होके, औकार फॉलोड बाय अकार, इसका कैसे हुआ है, औकार फॉलोड बाय अकार है, इसको वर्ण विकार होके आव ऐसा हो गया, इसलिए पावक है। कुरु प्लस अंति उकार फॉलोड बाय अकार, इधर क्या हुआ है, उकार प्लस फॉलोड बाय अकार है, इधर वकार हुआ है, इसलिए कुरुवंती ऐसा बन गया। ये दो पद के अंदर संधि कार्य का उदाहरण। पर ये जो है तौ प्लस अत्र, ये दोनों भिन्न भिन्न पद है। दो भिन्न भिन्न पद के बीच में संधि कार्य होके तौ प्लस अत्र तावत्र ऐसा संधि होके एक कार्य हुआ है। मधु प्लस अस्ति, इधर भी मध्वस्ति ऐसा वर्ण विकार होके मध्वस्ति हुआ। इस तरफ संधि कार्य पद के अंदर भी हो सकता है या दो पदों के बीच में भी हो सकता है, उसके लिए उदाहरण दिया है। और संधि कार्य में मैं बताया था 3 कार्य हो सकता है। आदेश हो सकता है, आदेशक मतलब शत्रुवत आदेशक, मैं ऑलरेडी मैं बता दिया। आगमः मतलब मित्रवत आगमः, और लोपः मतलब अदर्शनम लोपः। तो उदाहरण देखिए, सुधी प्लस उपास्य है, इधर ईकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ है, ईकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ है, ये आदेश का उदाहरण है। शुद्ध्युपास्य है। और रमा प्लस ईश है, इधर आकार और ईकार दोनों के स्थान पर एकार आदेश हुआ है, इसलिए रमेश है, ये भी आदेश का उदाहरण है। So in this I am not expecting you to remember something, but Adeshaka just explaining the examples. सन प्लस अच्युत है, फाइनल फॉर्म क्या है, सन्नच्युत है। एक दूसरा नकार आ गया। ये जो नकार दूसरा नकार आया है ये आगम है। आगम comes along with the sthani, it comes near the sthani and then sits near the sthani. ये जो नकार है आगम है, स्थानी के साथ में आके बैठे। प्रांग प्लस षष्ठ है, फाइनल फॉर्म क्या है, प्रांग षष्ठ है। ये नकार के साथ में ककार आगम आके बैठे हैं, ये जो ककार है ये आगम का उदाहरण है। How do we know which word will come? Kakara will come or That sutras we'll be learning in the future. I'm just giving the concept of agama. So agam is always new letter, right? New varna. Agama means it comes and sits along with the sthani, either before the sthani or after the sthani. Some other letter will come and sit. So which letter will come, that we'll learn later. हरै प्लस येहि, इसमें यकार का लोप हुआ है, इस एन एग्जाम्पल ऑफ अ लोप कार्य। हर येहि, यकार का लोप हुआ। इस तरफ संधि का
उदाहरण. So this is a simple karika, simple shloka. संमिता एक पदे नित्या. एक पद के अंदर संमिता हमेशा नित्य होगा. एक पद के अंदर हमेशा संमिता नित्य होगा. नित्या धातु उपसर्गयोः. धातु और उपसर्ग के बीच में संमिता नित्य होगा. उपसर्ग is a prefix which comes before the dhatu. उपविशति, विश धातु के पहले उप ऐसा उपसर्ग आया है. तो धातु और उपसर्ग के बीच में हमेशा संमिता होगा. और नित्या समासे, समास इज अ कंपाउंड वर्ड. समास के अंदर संमिता नित्य होगा. पर वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते. पर वाक्य के अंदर अलग अलग पद है. उस अलग अलग पदों के बीच में विवक्षा, विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, वक्ता के इच्छा के अनुसार संमिता हो सकता है या संमिता नहीं हो सकता है. वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते. जैसे देखिए राम प्लस आत एक पद के अंदर है. राम प्रातिपदिका और सुप्रत्यय. एक पद के अंदर मकारोत्तर अकार और आकार के बीच में संमिता नित्य है. तो संमिता नित्य है, इसीलिए संधि आपको करना ही पड़ेगा. संमिता नित्या संधेः अवकाशः अस्ति चेत संधि ही करणीयः एव. जब संमिता नित्य होता है, उधर संधि करने का अवकाश होगा तो आपको संधि करना ही पड़ेगा, करना ही है. राम प्लस आत के अंदर संमिता नित्य है, इसीलिए संधि कार्य का अवकाश भी है. अकः सवर्णे दीर्घ से वो संधि कार्य का अवकाश भी है, इसीलिए संधि आपको करना ही है. उप प्लस येति, उपसर्ग और धातु के बीच में संमिता नित्य है और इन दोनों के बीच में संधि कार्य करने का अवकाश है, इसीलिए आपको संधि कार्य करना ही है. इसलिए उप प्लस येति से संधि कार्य करके उपैति ऐसा रूप बना हुआ. कौन सा संधि कार्य है तो हम अगले कक्षा में देखेंगे. दैत्य प्लस अरिहि, ये समास का उदाहरण है. दैत्य प्लस अरिहि, इस दोनों पदों के बीच में संमिता नित्य है और संधि का अवकाश है, इसलिए संधि कार्य करना ही है. दैत्यारिहि ऐसा बन गया. पर हाँ, वाक्य के अंदर देखिए, एक वाक्य के अंदर इति ऐसा पद है, उसके बाद अपि ऐसा दूसरा पद है. अगर इति, ये दो पदों को जो नेचुरल गैप है, दो पदों के बीच में जो नेचुरल गैप है, अगर उतना ही गैप छोड़ के मैं बता रहा हूं तो उधर संमिता है. तो इति अपि, तो तकारोत्तर इकार और आकार के बीच में संमिता है और इधर संधि करने का अवकाश है. तो इसीलिए आपको संधि कर सकते हैं. इत्यपि ऐसा इकार का यकार परिणाम होके इत्यपि ऐसा हो गया. अगर ये दोनों शब्दों को मैं ज्यादा आधा मात्रा से ज्यादा गैप छोड़ के बताऊंगा तो इति अपि ऐसा ज्यादा गैप छोड़ के बताऊंगा तो आप संमिता नहीं है. संमिता नहीं है, इसीलिए आप संधि कार्य नहीं कर सकते. तो इसीलिए आपको इति अपि ऐसा भिन्न भिन्न लिखना पड़ेगा. हम शास्त्र ग्रंथों में जब भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, जब शास्त्र ग्रंथों में हम श्लोकों को पढ़ते हैं, शास्त्र ग्रंथ में हमेशा संमिता विना प्रयोगः प्रायेण न भवत्येव. शास्त्र ग्रंथों में संधि करके ही हमेशा आप प्रयोग हम देखते हैं. जैसे भगवत गीता के कोई भी श्लोक देखिए, दिखाता हूं, एक मिनट. जैसे भागवत का श्लोक है, स्वर ब्रह्मणि निर्बात ऋषिकेश पदाम्बुजे
अखंडम चित्तमावेश्य लोकानान अनुचरण मुनिः। ये श्लोक है। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? स्वर ब्रह्मणि एक पद है, निर्बात दूसरा पद है, उसके बाद ऋषिकेश है, उसके बाद पदाम्बुजे, अखंडम, चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरत मुनिहि। पर्टिकुलरली आप देखेंगे अनुचरत और मुनिहि, अनुचरत और मुनिहि, तकार का नकार ऐसा संधि करने के समय तकार का नकार परिवर्तन हो गया, अनुचरत मुनिहि। तो संधि विच्छेद करके अनुचरत मुनिहि ऐसा लिखा गया है, पर ग्रंथ में अनुचरण मुनिहि संधि करके ही श्लोक लिखा हुआ होता है। तो हमेशा सभी शास्त्रों में always संधि इज डन एंड देन द श्लोकास आर रिटन। तो श्लोकों का अर्थ समझने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद करके इस नाणिम में लिखा गया। जैसे देखिए, सबूय पांचजन्यायाम अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् अजयद्दक्षः सवलाश्वान् सहस्रिणः। सबूयः पांचजन्यायाम अजेन परिसान्वितः पुत्रान् अजनयत् दक्षः सवलाश्वान् सहस्रिणः। इधर कोई भी संधि नहीं हुआ है, संधि है पर शास्त्र में हमेशा संधि करके ही लिखा हुआ होता है। So I'm just finishing, just this is a small abhyasa karya. एतेषु कुत्र संहिता नित्या कुत्र विकल्पः संधि कार्यम कीदृशम। इसमें किधर संहिता नित्य होता है, किधर संहिता विकल्प होता है, और किस तरफ के संधि कार्य होता है। सो बो प्लस अति, इधर बो प्लस अति में संहिता नित्य है क्या, ये प्रश्न है। Some of these exercise you will not be able to answer because you are not familiar with the Vyakarana Sanskrita Shabdas. But some things you will be able to understand. Bo plus ati में भवति हुआ है, इधर वर्ण विकार हुआ है, पर किस टाइप का वर्ण विकार है? आदेश हुआ है या लोप हुआ है या आगम हुआ है, इसको आपको लिखना है। जानन प्लस अपि, इधर किस टाइप, इधर आगम हुआ है, इधर आगम हुआ है। हाँ, बो प्लस अति इधर आदेश हुआ है। आदेश। हरे प्लस ये ही, नेक्स्ट स्टेप हरई प्लस ये ही, फाइनली हरा ये ही हुआ है। इधर किस टाइप का संधि कार्य हुआ है? लोप। तो दिस इज सिंपल एग्जांपल। हाँ, और एतेषु कुत्र संहिता नित्या, संहिता किधर नित्य होता है? एक पद के अंदर, धातु और उपसर्ग के बीच में, और समास के अंदर नित्य होता है। वाक्य में ही वक्ता के इच्छा के अनुसार विकल्प से होता है। सो गण प्लस ईशः, इट इज बिटवीन अ समास, इसलिए इधर संहिता नित्य होगा। हरे प्लस ये ही इज टू सेपरेट पदस, तो इसीलिए इधर संहिता नित्य नहीं है। जानन अपि, ये दो सेपरेट पद है, इसलिए इधर संहिता नित्य नहीं होगा। वो प्लस अति, इधर दो पद के अंदर, एक पद के अंदर है, इसलिए संहिता नित्य होगा। दिस इज अनदर गृह कार्य। एतेषु कुत्र संहिता नित्या कुत्र विकल्पः, किधर संहिता नित्य होगा और कुत्र विकल्प होगा। और संधि कार्य किस टाइप का संधि कार्य हुआ, आदेश या आगम या। So same exercise, we just become familiar with these concepts, adesha, agama, lopa, become familiar with the concepts. So आज के कक्षा के बाद what we have learned today is that
वी हैव लर्न द फर्स्ट सूत्र तपरस्तत् कालस्य, उसके बाद अदेंग गुण है, उसके बाद वृद्धिरादेश, उसके बाद हमने 3 सूत्र सीखे हैं, परसन्निकर्षक संहिता, संयोग, अलोनंतरा संयोग है, और सुप्तिंगंतम पदम। और उसके बाद संहिता क्या है और संधि क्या है, और संधि कार्य में क्या क्या टाइप है, आदेश, आगम और लोप, ये सब आज हम सीखे हैं। इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिए और गृह कार्य कीजिए, और कल हम आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप घबराने का जरूरत नहीं, हर एक कक्षा में कुछ नया नया चीज सीख रहे हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मेनी टाइम्स आप अपने क्षमता को अब भूल चुके हैं। काफी लोग वो इतना मुझे कंठस्थ नहीं होगा, इतना याद नहीं होगा, ऐसा घबरा के वो भाग जाते हैं। पर आप सभी के पास भगवान ने सामर्थ्य दिए हैं। आप रेगुलरली अभ्यास करेंगे तो आप जरूर प्रगति कर सकते हैं। सिंपल मैं एग्जाम्पल देता हूं। 1 to the power 365 क्या होता है? 1 to the power 365 is 365. no 1 to the power 365 is पर 1.001 to the power 365 1.365. 1.001 to the power 365, this is some number greater than 1, some 13 or something. मतलब आप रोज 0.001 एफर्ट देंगे, आप करेंगे तो 1 साल के बाद आप यू विल एक्चुअली प्रोग्रेस। 1.01 टू द पावर 365 क्या होगा? और भी बहुत बड़ा नंबर होगा। और रोज थोड़ा प्रयास करेंगे तो 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अब ज्यादा आप प्रगति कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो शास्त्र अध्ययन है, ये इसके लिए थोड़ा सत्व गुण का प्रयास लगता है। ये सत्व गुण का कार्य है। सत्व गुण का कार्य ऐसा होता है कि सत्व गुण के कार्य का रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। इसको आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, पर कुछ लंबे समय के बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी लाइक अ नेक्टर। व्हाट द गीता श्लोक 18 चैप्टर श्लोक 18.35 पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में जो विद्या है उसका कुछ प्रयोजन नहीं है, जो विद्या आपके कंठ में होना चाहिए। बाकी शब्दों का भी अर्थ बताइए, कौन बोले आप? जी सर, मैं प्रमिला शर्मा। हाँ बताइए आप। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या, पर हस्ते गतम धनम, और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने, जब समय आता है, जब मौका आता है उसका उपयोग करने का, तो न सा विद्या ना तो वो विद्या किसी काम की होती है, ना तो दूसरों को दिया हुआ धन। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों को दिया हुआ धन का मौका आने पर, अवसर आने पर वो किसी काम का नहीं है। इसलिए पुस्तक में सुभाषित है, तो पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, पर उसको आपको कंठस्थ करना है। कंठस्थ करने के लिए तो जस्ट थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। और सत्वगुण का प्रयत्न, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, या यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्
तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो सत्वगुण का प्रयत्न रोज हम थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रयत्न, थोड़ा मेहनत हो सकता है, विषय जैसा लग सकता है, पर काफी समय के बाद ये अमृत बन जाता है। रजोगुण का प्रयत्न तुरंत अमृत जैसा लगेगा, पर परिणाम होने पर ये विषय बन जाता है। तो पारंपरिक शिक्षा पद्धति ये सत्वगुण के कार्य है। तो आप धीरे धीरे आपको थोड़ा रिवाइज करना है, प्रयत्न करना है, और आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे And समाप्त करते हैं। tamas guna comparing. तमोगुण का यया स्वप्नम वयम शोकम श्लोक न यदग्रे चाणुबन्धे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहृतम्। हमेशा एक व्यक्ति बिना प्रयत्न करके सोते रहते हैं या आलस्य रहते हैं, इनअटेंटिवनेस, प्रमाद, ये सब तमोगुण का सुख का इंडिकेशन। गुरुजी, क्या ये भी तमोगुण का है कि लिखा है चरवाक में कि यथा जीवेत सुखेन जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत? ये रजोगुण का, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत ऋणम सुखम जीवेत ऋणम कृत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमनो भवेत्। ये रजोगुण का स्वभाव। जी गुरुजी। ठीक है, काफी हमारा समय हो गया, बट आई वांट टू स्टिक टू द टाइम, ओनली 1 hour 15 minutes। सब कल मिलेंगे। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।